हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 3 का हम एक क्वेश्चन करेंगे विच इज रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर टॉपिक से। एग्रीकल्चर में हम पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है इसके इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या हैं। नाउ अ क्वेश्चन ऑन दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, बट ये टॉपिक ऑन बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट था। वी विल बी कंप्लीटली कवरिंग द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या है ना कि देखो, अगर आपको सिर्फ एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ रहा है या फिर अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे सवाल आ रहा है या फिर अब लाइक हाउ एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग इनटू द क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आ रहा है या फिर हाउ एग्रीकल्चर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज मस्ट मेंशन। जीरो बजट फार्मिंग हो गया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 2018 में एक सवाल आया था, सिक्किम तब ये ना करंट से लिंक था, सिक्किम तभी पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या है कि पूरे सिक्किम के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो ये पूछा है कि कोई भी अगर स्टेट ऑर्गेनिक स्टेट बनता है तो उसके इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या हैं। नाउ स्टेट एंड एग्रीकल्चर के बेनिफिट जो है वो सेम होंगे। देखो, जो बेनिफिट अगर वहां पे किसान अगर एग्रीकल्चर के अंदर जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, अगर वो ऑर्गेनिक से लिंक्ड है तो ऑर्गेनिक के बाद जो उसको फायदा होगा वही तो स्टेट को होगा, है ना। सेम ही है ये, तो इसमें लिंक मत करना। बट हाँ, ये है कि जब आप ऑर्गेनिक की बात करो तो एग्रीकल्चर की जगह स्टेट को मेंशन करना, थोड़ा सा बड़ा सोचना। अगर यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर दे दे तो हम आंसर राइटिंग में भी एग्रीकल्चर लिखेंगे, अगर यहाँ पे स्टेट दिया है तो हम आंसर राइटिंग में भी स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि एक ऐसा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर जो हम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको यूज नहीं करते हैं। तो किसी भी तरह का केमिकल इसमें नो होता है, किसी भी तरह का केमिकल इसमें यूज नहीं होता है। कंप्लीटली नेचुरल एग्रीकल्चर होता है ये। इसके अंदर क्रॉप रोटेशन करा जाता है ताकि जो जमीन की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। क्रॉप रेजिड्यू जो होता है उसको यूटिलाइज करा जाता है मन्यूर बनाने के लिए। एनिमल का जो मन्यूर होता है, उनकी जो खाद होती है उससे खाद बनती है। लेग्यूम्स में क्या होता है कि हमारा राइजोबैक्टीरियम होता है। राइजोबैक्टीरियम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कैप्चर करके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो लेग्यूम्स क्या करते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी उसको मेंटेन करते हैं। ग्रीन मन्यूर, बायो फर्टिलाइजर, नीम का अत्यंत उपयोग होता है, इसके अंदर नीम के फर्टिलाइजर्स बनते हैं। एंड बायो पेस्टिसाइड, हर एक चीज ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोटो होता है। 2003 में सिक्किम ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे और हमारी जो खेती है ऑर्गेनिक सिक्किम के अंदर, वहां पे हर तरह के केमिकल एंड पेस्टिसाइड का जो यूज है उसको बंद कर दिया जाएगा। सो एज अ रिजल्ट सिक्किम जो है पहला ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड बना है और ये इट हैज ऑल्सो रिसीव्ड ऑस्कर फॉर द बेस्ट पॉलिसीज फ्रॉम द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो देखो, सबसे पहली तो बात है कि इसको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ऑस्कर फॉर द बेस्ट पॉलिसीज मिला है इसको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है इसमें कंपोनेंट होते हैं इसका, जो ग्रीन लीफ मनूर्स होता है, जो हरे पत्ते होते हैं उनको जमीन में उनसे मनूर बनाया जाता है, खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं हमारे, उनको यूज करा जाता है खाद बनाने के लिए। तो बायो फर्टिलाइजर्स यूज करे जाते हैं इसके अंदर। एनिमल हस्बेंड्री, मिक्स्ड फार्मिंग होती है इसमें। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड क्रॉप रोटेशन होता है। तो ये इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अगर हम इसमें फायदे की बात करें तो सबसे पहले जैसे इकोलॉजिकल एम, देखो हमको इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों हम बात करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल पूछा है। इकोलॉजिकल के अंदर पहले तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर हम केमिकल यूज करते हैं वो ना सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्लाइन करता है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है, उनकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। सॉइल धीरे धीरे इनफर्टाइल होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये कंडीशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो गई है। और दूसरा जो केमिकल है वो पानी के साथ बह के बाकी वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है और वहां पे यूट्रोफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको जनरेट करता है। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम जो है इसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि बड़ा बैलेंस बना के रखता है। वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा इनटू द नेचर, जो नेचर का है हम उसी को यूज कर रहे हैं। देन वी हैव द स्टेबिलिटी इन द नेचर ऑल्सो। अगर हम इकोनॉमिक रीजंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ द यील्ड भी होता है कि देखो ऑर्गेनिक में ना इनिशियली थोड़ा सा खर्चा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वहां पे
बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन रिलाइंग ऑन लोकल रिसोर्सेज ऑल्सो, जो भी लोकली नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसी का खेती में उपयोग करा जा रहा है। किसान का जो एग्रीकल्चर इनपुट का वैल्यू होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो उसका वॉट एवर प्रॉफिट ही इज हैविंग, देखो इनपुट है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इनपुट है, आपको आई थिंक आइडिया होगा, बट इनपुट एंड आउटपुट, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द आउटकम और द प्रॉफिट और समथिंग, तो आप बोलोगे आउटपुट माइनस इनपुट हम करेंगे। तो अगर खेती के अंदर एक किसान को 10,000 रुपये लग रहे हैं पूरी खेती करने के अंदर और उसको प्रॉफिट हो रहा है 12,000 रुपए का, तो उसका और उसका आउटपुट बिका है, उसका बिका है 12,000 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 रुपए का, है ना। सिमिलरली अगर ये 10,000 से कम होके 5,000 पे आ जाए कि 5,000 के अंदर इसकी खेती हो गई है पूरी और 12,000 के अंदर इसका आइटम बिका है, तो इसमें 2,000 की बजाय इसमें 7,000 रुपए का इसको बेनिफिट हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो बेनिफिट ऑफ फार्मर्स है ये इंक्रीज होता जा रहा है और ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए हेल्प करता है। देन वी हैव द सोशल एम्स ऑल्सो, जैसे कि सेल्फ प्रोवाइडेड फोर्स वर्क होती है, सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड स्टफ है, आप लोकल नीड को फुलफिल कर रहे हो, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको सेव हो रहा है, तो इसके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट इसकी हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहला होता है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर जो भयंकर पोल्यूशन होता है विंटर में, इसका एक मेन कंट्रीब्यूटर माना जाता है कि इसके आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां पे उसी वक्त पे जो हमारी खरीफ की फसल है उसको जला के रबी की फसल के लिए तैयारी करी जाती है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होता है, तो इसकी वजह से दिल्ली के अंदर बहुत हेवी पॉल्यूशन, बहुत हेवी स्मोक होता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होगा कि जो क्रॉप रेजिड्यू है आप इसको जलाओ मत, उसका आप खाद बनाओ, एनिमल को खिलाओ, जलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वन सोल्यूशन गॉन, पोल्यूशन कम हो गया है। सेकंड, 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट होता है इट हैज हेवी डिमांड ऑफ कंपोजिट एंड मैन्योर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अर्बन म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्शन होता है उसको बोलती है कि भाई तुम क्रॉप रेजिड्यू को भी कलेक्ट करके लेके आओ, तुम क्रॉप रेजिड्यू को कलेक्ट करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट करो। इसकी वजह से जो लैंडफिल पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है। बायो फर्टिलाइजर के अंदर जैसे राइजोबियम हो गया है, एजिटोबैक्टर हो गया है, ये सारे क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं, सॉइल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो फैसिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे अर्थवर्म हो गया, ये अर्थवर्म हो गया, फंगाई हो गया, ये सॉइल की स्ट्रक्चर को, सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको अच्छा करते हैं, सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, इन सब चीजों को अच्छा करते हैं। तो दिस हेल्प्स इन दैट ऑल्सो। केरला के अंदर एक ये जो एंडोसल्फिन पेस्टिसाइड है इसका एक्सेसिवली यूज होता था, इसकी वजह से विलेजर्स के अंदर फिजिकल, मेंटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो गया था एंडोसल्फेन की वजह से। यहाँ पे क्या देखो, ये बहुत रीसेंट न्यूज है, बहुत रीसेंट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया था, इसको बैन कर दिया था। इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होना स्टार्ट हो गई थी, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता था कि जब ये एंडोसल्फिन एक फर्टिलाइजर है ना, ये पेस्टिसाइड है आई थिंक, तो इसको जब स्प्रे करते थे तो वो जो एरियल पार्टिकल्स होते हैं ना वो इनहेल हो जाते थे, वो ह्यूमन इनहेल कर लेता था, वो आसपास की जो एनिमल्स है वो इनहेल कर लेते थे। तो इसकी वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसको बैन कर दिया और स्टेट को बोला कि भाई इनको जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करो। तो केरला पहला ऑर्गेनिक ऐसा स्टेट बना, वॉज एन ऑर्गेनिक स्टेट। अगर केरला ऑर्गेनिक स्टेट होता, बना नहीं, सॉरी मिस यूज ऑफ द वर्ड, अगर केरला ऑर्गेनिक स्टेट होता तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि वहां पे हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं कर रहे, हम तो कंप्लीट बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके केमिकल का यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें और क्या हो सकता है कि टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड, इंटरनेशनल मार्केट बोलता है कि जो ऑर्गेनिक स्टेट है स्ट्रिक्टली इट कंट्रोल द वेटरनरी मेडिसिन, तो उसकी वजह से कोई ट्रेस ऑफ बैंड केमिकल जो है वो मिल्क में, चीज में, फिश में, प्रॉन में, इनमें भी नहीं मिलता है। इसकी वजह से डाइस्लोफिन्स एक थी जिसकी वजह से जो कैटल्स हैं उनको कैटल पे यूज करना कंप्लीटली बैन करके रखा था, क्योंकि वल्चर्स की डेथ होना स्टार्ट हो गया था, जिसको ब्रेक नेक बोलते थे, कि वो पेड़ से उनके ऐसे नेक ब्रेक हो जाती थी, दे यूज टू डाई अ लॉट। वल्चर्स का पॉपुलेशन इसकी वजह से काफी कम हो गया था। दूसरा, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक स्टेट्स होते हैं, वो किसी तरीके केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, तो इनमें ये बायो कंट्रोल पे रिलाई करते हैं। जैसे लेडी बीटल हो गया, वास्प हो गया है, स्नेक्स हो गया, ओल, स्पेरो, कैट्स, जो ये बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं इन पे यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैसे घर में मच्छर बहुत आ जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो ठीक है छिपकली आ गई है तो घर में मच्छर खाने देगी, आने दो। मोस्ट ऑफ अस हेट छिपकली, मोस्ट ऑफ अस हेट लिजर्ड, बट
जनरली आपने हमारे घर वालों को कहते हुए सुना होगा ये चीज कि छिपकली कोई बात नहीं, रहने दो, एक दो थोड़े मच्छर खा लेगी, थोड़ा क्या हो रहा है, दिस इज बायो कंट्रोल एजेंट है ये, है ना। तो जैसे चूहे बहुत हैं तो बिल्ली लेके आ जाओ, वो एक बायो कंट्रोल एजेंट है। तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से ये प्रोटेक्टिंग द फूड चेन एंड फूड वेब ऑल्सो। केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं और उनको फूड प्रोवाइड हो रहा है, तो पूरा जो चेन है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। देन क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं जाएगा, तो वो जो नाइट्रेट एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ फास्फोर्स होता है उसका वो एक्सेसिव सरफेस वाटर के साथ बह के किसी दूसरी वाटर बॉडी में नहीं जाएगा, एल्गी ब्लूम को नहीं वो एसोसिएट करेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी और यूट्रोफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। जो नाइट्रेट कंटेंट होता है केटल फॉडर के अंदर वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। इसकी वजह से जो काउ डंग होता है, जो एनिमल डंग होता है, उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। देन हमारा जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं दे have seen a fall in the demand, तो इसकी वजह से it will also reduce the emission of pollutant and greenhouse gases from these industries also, क्योंकि हम फर्टिलाइजर यूज ही नहीं कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होते हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस होते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अगर घर के सामान की, तो आप उसमें सिंपल जाके देखना ऑर्गेनिक राइस एंड नॉर्मल राइस, आपको प्राइस के अंदर 10, 15, 20 रुपए का डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये 10, 15, 20 जब बड़े क्विंटल में होता है तो बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी वजह से किसान को बहुत ही फायदा मिलता है। देन द फोर्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएट प्रॉब्लम, जैसे कि स्पैरो डेथ हो गई, नाइट प्रेडेटर्स जो हैं वो लाइक दे कैन नॉट कम आउट ऑफ ड्यू टू 24/7 लाइट एंड नॉइज इन नियर बाई सिटीज ऑल्सो, तो वो वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनिक स्टेट, जैसे कि नदर्न स्टेट ऑफ है उसके अंदर जो नीश क्रॉप है, आसाम की लेमन हो गया, बूट जालोकिया पेपर हो गया है। अच्छा, ये भूत जालोकिया पेपर तो जब मैं आसाम गई थी तब मैं लेके भी आई थी। जोहा राइस हो गया है, मेडिसिनल राइस हो गया है, पैशन फ्रूट हो गया है। अगर ऑर्गेनिक टैग अटैच होता है तो उसके प्राइजेस और जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। दैट मीन्स अगर प्राइस इंप्रूव हो रही है तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दैन इट विल ऑल्सो क्रिएट द एनेबलिंग एटमॉस्फेयर ऑल्सो, किसके लिए, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, जैसे ऑर्गेनिक जूस हो गया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए हैं, इन सब का एक पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्रिएट करा जा सकता है। तो उस इंडस्ट्री के साथ में क्या होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज होंगी। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच होता है तो जो कन्वेंशनल फार्मर है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट 25% रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 10,000 इनपुट की जगह पे 5,000 इनपुट लगेगा, है ना। तो उसका ये तो मैंने 50% कम कर दिया यहाँ पे, मान लो 10,000 की जगह 7,500 लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका इनपुट अगर कम होगा, कन्वेंशनल कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑटोमेटिकली, वी ऑल नो दैट इट इज गुड इन हेल्थ, इट इज मच मच बेटर इन हेल्थ देन दी केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड फार्मिंग, है ना। इसके अलावा अगर एक फार्मर, हालांकि अगर ऑर्गेनिक फार्मर को करता है तो उसके आसपास की जो ट्रेडिशनल फार्मर हैं दे मे क्रिएट हिंड्रेंस, क्योंकि उनको लगेगा कि इफ दे वुड बी यूजिंग केमिकल इनपुट या अगर वो कोई केमिकल एफिलेंट या एरोसोल्स वगैरह यूज करते हैं तो उसके प्रोडक्ट, क्योंकि स्प्रे होता है ना, तो वो एरोसोल्स पार्टिकल्स उस पर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है। लेकिन अगर पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर स्टेट ने सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैंडेटरी कर दिया है तो फिर तो कन्वेंशनल मेथड से ऑटोमेटिकली उनको ऑर्गेनिक पे स्विच करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया है, अरे ये खाद का तो ना बड़ा दिक्कत रहता है। देखो, हर एक जो जमीन होती है, सॉइल होती है ना, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर एक प्लांट को कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। वो क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव यूरिया डाल देते हो तो उसमें वो परसेंटेज तो एक्सेसिव रहेगा। प्लांट को मान लो कि जिंक चाहिए था, अब आपने जिंक तो उसको डाला नहीं, आपने उसको एक्सेसिवली नाइट्रोजन या फास्फेट डाल दिया है, तो उस प्लांट में जिंक का कमी फिर भी रहेगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलेंगे लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो पब्लिक मनी है इट विल बी सेव्ड फॉर दी अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑल्सो। जैसे पोटास है, इंडिया 100% इम्पोर्ट करता है पोटास को, यूरिया प्रोडक्शन के लिए हमको नेचुरल गैस तक इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा जो बैलेंस शीट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो हमारा नेगेटिव में रहता है, जो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो
ओवरऑल कहने का मतलब है कि दीज डज नॉट सीम जो यूरिया कंपनी, जो नॉट नॉट जस्ट अबाउट द यूरिया, जो टोटल आप इम्पैक्ट देखोगे ना, हर एक छोटी चीज के बड़े मल्टीपल रिपल फैक्टर्स, रिपल इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दिस इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, यूरिया कंपनीज इसलिए चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे रही है। यूरिया कंपनीज कमर्शियली इफिशिएंट, कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं है। सो अगर 2-3 लार्ज स्टेट इंडिया के अंदर 100%, जैसे सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनाए, अगर इसी तरीके से 2-3 लार्ज स्टेट जैसे कि आप, या फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या यूरिया की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि पंजाब हरियाणा ले लो जहाँ यूरिया डिमांड ज्यादा है, बड़े स्टेट के अंदर हमको MP UP ले सकते हैं हम, अगर ये स्टेट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूरिया की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। एंड यूरिया की डिमांड कम होने के बड़े मल्टीपल फायदे हैं। नुकसान देखो यूरिया कंपनीज को होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट हियर वी आर लुकिंग फॉर दी मोर इकोनॉमिकल, मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल बेनिफिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो लैंड, लेबर इन कैपिटल हम यूरिया कंपनीज को जा रहे हैं वो थोड़ा और प्रोडक्टिव सेक्टर को चला जाएगा, क्योंकि यूरिया कंपनीज, यूरिया इंडस्ट्रीज इतना प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है। तो जो इनपुट हम यूरिया सेक्टर में लगा रहे हैं वो इनपुट कहीं और लगा सकते हैं। प्लस यूरिया की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो जमीन की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली रिवाइव होती रहेगी और उसका एग्रीकल्चर यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हाई होता रहेगा। और जो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है वाटर बॉडीज में वो भी कम हो जाएगी, तो वाटर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड के हेल्थी बेनिफिट्स तो होते ही हैं, मतलब लाइक जस्ट रीड अबाउट इट कि डेफिनेटली इफ सम केमिकल इज बीइंग एडेड तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होता ही है ना। 100% इफ यू यूज 100% ऑर्गेनिक स्टेट तो ऑर्गेनिक फूड वहाँ के रेजिडेंट का ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट फूड भी बन जाएगा। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी। जो बजटरी एलोकेशन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे आयुष्मान भारत हो गया है उसके लिए कम हो जाएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज इफ यू ईट बेटर यू फील बेटर, यू आर मोर एनर्जेटिक, यू आर मोर प्रोडक्टिव, राइट। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल एक्चुअली बेनिफिट्स हैं जो आप इसके लिए लिख सकते हो। बट इसमें जब भी लिखोगे ना अब बड़ा सोचना, थिंक ब्रॉडर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हो सकता है कि तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे जो न्यू इंडिया विजन 2020 है, 2022 है, और हम जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं या फिर हम डबलिंग दी एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इन सब के अंदर अडॉप्टिंग टू दी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस जो है इट्स लाइक यू कैन से कि वी आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। तो इससे ना सिर्फ लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, बल्कि जो फ्लोरा एंड फोना है उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी एंड एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही रहा है। तो उसका इवेंचुअल जो बेनिफिट है वो कहाँ पे मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। किसानों को बेनिफिट है मतलब गाँव को बेनिफिट है, विलेज जो है वहाँ डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो किसानों की प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, रोड, हर एक फैसिलिटी जो है वो अच्छी होगी। So you like this, you can write a lot about the agriculture organic state. तो आई होप कि आपको ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, आपको समझ आ गया होगा। अगेन जब व्हेन यू राइट सच क्वेश्चंस हमेशा ब्रॉडर सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक एज मच एज वाइड यू कैन थिंक। हो सकता है कोई पॉइंट आपको दूर फारफेस्ट लगता हो, बट स्टिल जैसे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम ऑर्गेनिक स्टेट की पर्टिकुलर बात करेंगे तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को लिंक नहीं करेंगे, बट इफ यू सी इट हैज इम्प्लीकेशंस ओवर दैट ऑल्सो। सो थिंक ब्रॉडर, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं इतना ही सोचूंगा क्या, अरे ये गलत हो सकता है क्या। ऐसे आंसर्स में कभी कुछ गलत या सही नहीं होता है until unless you go completely out of the track, right? So this was it about the organic state. मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। Also if you have any questions you can actually drop me a text on Instagram also. अपना ध्यान रखिए, third wave is here. Please keep your precautions. Please keep your mask on. स्टिल यू नो अभी हम हल्के में ले रहे हैं, हमने सेकेंड वेव को भी बहुत हल्के में लिया था। सो आई थिंक दैट वाज अ लेसन फॉर अस कि वी शुड नॉट टेक कोविड हल्के में कभी भी। ओके, वैक्सीन लगवा लो, खुद को अपना ध्यान रखो, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।